नमस्कार साथियों। मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है स्टेट की वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टेट PYQ सीरीज हमारी चल रही है। 2022 का जो स्टेट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने कल कर लिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। 2021 वाले पेपर में भी आया था और 2019 में भी आया था। 2019 में भी आया था, 2021 में भी आया, फिर 2022 में भी आया। ध्यान से देखो, 3 साल में मतलब 4 साल में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उतना ही आसान क्वेश्चन भी है साथियों। क्या कह रहा है? इमोफ ऑफ द सेल कैडमियम, कैडमियम क्लोराइड 5H2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सोल्ट ब्रिज लगा दिया, AgCl से Ag बन रहा है, 0.7 वोल्ट है। ईएमएफ का मतलब ई सेल आपको गिवन है साथियों। ई सेल कितना गिवन है? 0.7 वोल्ट गिवन है। कब? एट टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है। ओके जी। अभी आपसे क्या पूछता है साथियों? अभी आपसे पूछता है कि फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा। फ्री एनर्जी चेंज का ईएमएफ के साथ रिलेशन क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का NF ई सेल। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो एन कितना आएगा? कैडमियम पे कितना चार्ज आ रहा है? +2। ठीक है, और Ag प्लस Ag तो बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो n की वैल्यू क्या है? 2 आ जाएगी। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों? 2 मल्टीप्लाइड बाय f कितना होता है? 1 फैराडे होता है, 96,500 कोलम। मल्टीप्लाइड बाय कितना? ई सेल कितना दे रखा है? 0.7 वोल्ट। अगर इसको हम सोल्व करते हैं साथियों तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है माइनस का 135.1 किलो जूल। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा साथियों इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा इसका? करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड है, 2019 वाले पेपर में आया था। ठीक है, 2019 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछता है? फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH है, NaCl है और BaCl2 दे रखा था। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है आपको, लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है, तीनों सॉल्यूशन की अलग अलग दे रखी है। और फिर इसने पूछा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaOH वोल्ट वाइज इन साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कोलरूस लॉ। एक्चुअल में ये कोलरूस लॉ से क्वेश्चन बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोलरूस लॉ से। यहाँ पर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसकी? वैसे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, लेकिन दोनों ही स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ये इतना आसान है। आपको जस्ट करना क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होती है? वो सम होती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस। यानी उस पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन के अंदर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किसका होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। उनका अगर सम कर दिया जाए तो वो टोटल सॉल्यूशन की, आपके टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। सेम ऐसे ही अगर मैं निकालता हूँ लेमडा नोट, मेरे पास M NaOH के लिए है तो मैं NaOH के लिए लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा लेमडा नोट Na प्लस प्लस में लेमडा नोट OH माइनस हो जाएगा साथियों। इसको मैंने दूसरी इक्वेशन मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? दूसरी इक्वेशन मान लिया। तीसरा मेरे पास क्या दिया हुआ है? लेमडा नोट M BaCl2 दिया हुआ है मुझे। तो इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो लेमडा नोट M Ba2 प्लस प्लस में लेमडा नोट M Cl माइनस 2Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2Cl माइनस कर देंगे, प्लस में 2 लेमडा नॉट Cl माइनस। ठीक है, क्लियर। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये वाली इक्वेशन BaOH होल ट्वाइस। इसका निकालना तो ये कैसे होगा? लेमडा नॉट M Ba2 प्लस प्लस में 2 लेमडा नॉट OH माइनस। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन है। हमें फोर्थ इक्वेशन लेके आनी इन तीनों से कैसे ही करके। इन सब की वैल्यूज अपने को गिवन है साथ। क्लियर, इन सारी इक्वेशंस की हमें वैल्यूज गिवन है। तो ये वाली इक्वेशन कैसे लेके आएंगे? ऊपर वाली को कैसे जोड़ घटा करके गुणा भाग करके हमें लास्ट में ये वाली इक्वेशन लेके आनी है। कौन सी वाली? ये वाली इक्वेशन हमें लेके आनी है सर। ठीक है, कौन सी वाली इक्वेशन लेके आनी भाई? ये वाली इक्वेशन लेके आनी है। क्लियर। अब इस इक्वेशन को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं करता हूँ आपके पास कि हम फर्स्ट और जो सेकेंड इक्वेशन है उनको माइनस कर देते हैं। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? माइनस। और फिर जो उसका आंसर बचेगा, इनको माइनस करने के बाद जो आंसर बचेगा उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड तीसरी वाले को। उसमें हम तीसरी वाले को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। करके देखते हैं चलो। जैसे मैंने ऐड किया लेमडा नोट NaCl और लेमडा नोट NaH,
प्लस को NaOH को, लेमडा नॉट Na प्लस, प्लस में लेमडा नॉट Cl माइनस, प्लस में लेमडा नॉट Na प्लस, प्लस में लेमडा नॉट OH माइनस। सॉरी माइनस करना था ना, हाँ रुको भाई, माइनस करना था, इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, पहले तो माइनस करने से पहले इनको दो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में दो OH माइनस आयन चाहिए। तो दो OH माइनस, अगर यहाँ से देखें तो एक ही OH माइनस है, तो दोनों को दो दो से मल्टीप्लाई कर लो, 2Na प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, हमें पहली में से दूसरी को घटा देना है, पहली में से दूसरी को क्या कर देना है साथियों, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है। तो OH माइनस आयन माइनस में लेमडा नोट Na प्लस, माइनस में लेमडा नोट OH माइनस, ये दो दो है सारे। 2Na प्लस से 2Na प्लस गया, बचा क्या आपके पास बच गया साथियों 2 लेमडा नोट OH माइनस। ठीक है, ये और ये Cl माइनस था भैया। ठीक है, माइनस में 2 लेमडा नोट Cl माइनस, इतना बच गया। अब इसके अंदर आपको जोड़ देना है थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूंगा तो लेमडा नोट Ba2 प्लस बचेगा मेरे पास, प्लस में 2 लेमडा नोट Cl माइनस, प्लस का Cl माइनस, माइनस के Cl माइनस से कट गया, बचेगा क्या लेमडा नोट Ba2 प्लस, प्लस में लेमडा नोट 2 OH माइनस, और ये किसके इक्वल होता है, लेमडा नोट MbAOH होल ट्वाइस के इक्वल होता है। यही हमें चाहिए था साथियों, यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब क्या है, अगर ये चाहिए था तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर इनकी वैल्यूज के साथ कर देंगे। जैसे सेकंड की वैल्यू कितनी है, टू मतलब 248.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। ठीक है, एक तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके पहले वाले की वैल्यू कितनी है 126.4, यानी NaCl वाले की वैल्यू कितनी है 126, 2 मल्टीप्लाइड बाई 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर उसमें प्लस कितना करना है, फिर उसमें प्लस करना है हमें 280 इंटू में 10⁻⁻⁴, इसको हमें ऐड कर देना है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 523.2 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और यही आंसर हमें चाहिए था। और जब ये आंसर हमारे पास आ गया तो इसी को हम पुट कर देंगे साथियों, इसी को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे भाई, यही आंसर हमारा क्या रहेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका ये 2021 वाले पेपर में आया था, किसमें 2021 वाले पेपर में आया था साथियों। क्या पूछ रहा है इसके अंदर, वो आपसे ये पूछ रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होता है, मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमिया ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का ही दूसरा नाम होता है। और ये किस वजह से होता है, जब आपके नाइट्रेट आयन जो होते हैं सर, कौन से आयन, नाइट्रेट आयन जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जब मोर देन क्या हो जाती है 50 ppm हो जाती है, मोर देन 50 ppm। जब मोर देन 50 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है तो उसकी वजह से आपके जो सिंड्रोम जो होता है उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर उस डिजीज को मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 2021 वाले से। सेम ऑप्शन सारे सेम ही है, वही सारे के सारे ऑप्शन सेम है साथियों। ठीक है, तो मतलब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, अगर ये 2 ppm से ज्यादा हो जाए तो ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ, ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ। ठीक है, भूरे भूरे रंग के हो जाएंगे आपके। सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन अगर हो जाए आपकी 500 pm से ज्यादा तो ये लेक्सेटिव इफेक्ट कोज करता है, कोजेज लेक्सेटिव इफेक्ट। क्या हो जाते हैं भाई, लेक्सेटिव इफेक्ट कोज करता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। देखो भाई इनमें से एरोमेटिक कौन सा है साथियों, इसके बारे में बात करनी है। तो एरोमेटिक के लिए पहले फ्यूरोन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्यूरोन क्या होता है भाई, फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरोन होता है यहाँ पर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते ही हैं। तो ये एरोमेटिक है कि नहीं है, पहले तो इसी को देख लेते हैं। तो फ्यूरोन क्या ये हैकेल रूल को फॉलो करता है, यानी 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है जी। कितने हैं, 6 हैं।
टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये लोन पेयर, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस में चला जाता है। अब सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका मतलब क्या, ये प्लेनर भी है, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है साथियों। पहला ही ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है, फ्यूरेन क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटीन क्यों नहीं है भाई, साइक्लोब्यूटीन का मतलब ये है आपके पास ये डबल बॉन्ड आ गया साइक्लोब्यूटीन का, ठीक है। तो ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कार्बन दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। नहीं यहाँ तो प्लेनर ज्योमेट्री, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनरिटी नहीं है, इसका मतलब एरोमेटिक भी नहीं हो सकता। ना इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। साइक्लोहेप्टाट्राइन भी नहीं होती और साइक्लोपेंटाडाइन भी नहीं होती, ठीक है। ये आपके तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो फ्यूरेन ही आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 115 में हमसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। देखो इसका तो सीधा सीधा सा आंसर आएगा आइप्रोनियाजिन, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। फेनल्जीन भी इसके साथ लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, फेनल्जीन अगर आता, फेनल्जीन, तो ये भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती, ठीक है। एंड बहुत सारी और भी ड्रग होती है, जैसे बारबिटूरेट्स भी इसी के अंदर आते हैं, बारबिटूरेट्स, ठीक है। बारबिटूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम बारबिटूरेट बोलते हैं। तो ऊपर वाली तीनों क्या है, ये ऊपर वाली तीनों के तीनों ही एंटी हिस्टामिन्स है। क्या है, एंटी हिस्टामिन्स, एंटी हिस्टामिन्स। ये कौन सी ड्रग है, सिमेटिडिन, डिमटेप और ट्रपिनाडाइन, ये तीनों के तीनों क्या है, एंटी हिस्टामिन्स है। क्या है, एंटी हिस्टामिन्स है। तो इसमें से सिर्फ एक ही है जो आपके पास एंटी डिप्रेसेंट है, वो आइप्रोनियाजिड है। फेनल्जीन भी एग्जांपल हो सकती थी, ठीक है। मेप्रोबेट भी हो सकती थी, बारबिटूरेट्स भी हो सकते हैं, जिसमें वेरोनल, सेकोनल, नेम्बुटल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे जो बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 जो है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑन इंक्रीजिंग द पीएच, जब हम इंक्रीज करेंगे पीएच की, फिनोल शोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा में फिनोल कौन सी शिफ्ट शो करता है, जैसे ही पीएच बढ़ेगी। अगर आप पीएच को इंक्रीज करते हो तो जो फिनोल मॉलिक्यूल है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है। क्या करता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है। कौन सी शिफ्ट आएगी बेटा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट आएगी। यानी एक तो पहली बात तो पहला बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन तो सही है ही है। इसके साथ और क्या सही हो सकता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ही हम क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट भी कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं। तो यही दोनों चीजें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी, यही आपका राइट आंसर रहेगा। अब बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होता है, यानी कि आपका लैम्डा मैक्स जो होता है, वो लॉन्गर वेवलेंथ की टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, किसकी तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, लाल शिफ्ट भी कह सकते हो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट भी कह सकते हो। तो ऑप्शन जिसमें ए और डी दोनों आते हैं, ए और डी वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 116 में हमसे क्या पूछा हुआ है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होता, जिसकी वैलेंस शेल के अंदर, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। अब जिंक जो होता है उसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। जिंक जो है, जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, ठीक है। आर्गन लगाया 3d10 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। तो ये डेफिनेशन में ही फिट नहीं बैठता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो पार्शियली फिल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, पार्शियली फिल्ड वैलेंस शेल होनी चाहिए, पार्शियली फिल्ड उनके पास d ऑर्बिटल होनी चाहिए, चाहे तो वो उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी कि जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या फिर उनकी ग्राउंड स्टेट के अंदर, दोनों में ही ये चीज फॉलो करेगा, तभी वो उसको हम क्या मानेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे, अदरवाइज नहीं। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, ठीक है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के पास। क्वेश्चन नंबर 117 आपसे क्या पूछता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 117 में आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन कौन सी होती है भाई? देखो, स्वार्ट्ज रिएक्शन आपके पास अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए आती है। अल्काइल क्लोराइड बनाने की रिएक्शन है आपके पास। अल्काइल क्लोराइड कैसे? ये एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। क्या होती है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है साथियों। एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है और दूसरी स्वार्ट्ज होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल क्लोराइड के साथ। मेटल क्लोराइड आपका AgF हो सकता है, SbF3 हो सकता है, HgF2 हो सकता है, ठीक है। ये वाले एलिमेंट आपके मेटल क्लोराइड के रूप में यूज किए जा सकते हैं। यहाँ AgF है और अल्काइल हैलाइड है, इससे RF बन रहा है यानी अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, तो यही आपका क्या है? राइट आंसर है। ये है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये कौन सी है? स्वार्ट्ज रिएक्शन है सर। ये कौन सी है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिर एक रिएक्शन आपको यहाँ पर दी हुई है NaI और RiNaX। ये जो रिएक्शन है आपकी, इसको हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है भाई? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी बाइनेम रिएक्शन है, लेकिन हमसे पूछा स्वार्ट, तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है भाई, इसमें तो मैंने आंसर भी साथ ही साथ आपको दिखाया हुआ। देखो, द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम विच इन विच एक्साइल डिस्टेंस A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कोई भी डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। जो एज लेंथ की जो डिस्टेंस है यानी एज लेंथ कोई बराबर नहीं है, और जो एक्साइल एंगल है यानी अल्फा बीटा गामा, उनमें से अल्फा और गामा तो 90 के हैं लेकिन बीटा 90 का नहीं है। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? देखो, पहली चीज तो तीनों इक्वल किस में नहीं है? तीनों इक्वल नहीं है। एक तो ऑर्थोरोम्बिक में नहीं है, फिर आपके पास ये नहीं है किसके अंदर? मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में नहीं है। अब ये वाला जो ऑप्शन जिस जो आपको दिखा रहा है अल्फा और गामा 90 डिग्री का, बीटा 90 का नहीं है, मोनोक्लिनिक ही इसका राइट आंसर होता है। कौन सा? मोनोक्लिनिक इसका क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा। आपको ये पूरी टेबल ही याद करनी है। टेबल को याद करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, CT/OH, ठीक है। CT/OH। C से मान लो आपका क्यूबिक रहेगा, T से आपका टेट्रागोनल ही रहेगा, टेट्रागोनल ही रहेगा, O से आपका ऑर्थोरोम्बिक ही रहेगा, ठीक है। M से आपका मोनोक्लिनिक रहेगा, मोनोक्लिनिक रहेगा साथ। M से आपका क्या रहेगा? मोनोक्लिनिक रहेगा, यानी इसको ऊपर लेके जाना है बस। H से हेक्सागोनल रहेगा, R से रोम्बोहेड्रल रहेगा और T से टेट्रागोनल रहेगा, या सॉरी ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो CT/OH इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, CT/OH। तो ऐसे कह सकते हो चौधरी ताऊ ओम प्रकाश हरियाणा पे है, सीधी सी बात है। छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो। यहाँ ऑप्शन आपका करेक्ट 4 आएगा, मोनोक्लिनिक रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो जब भी आपके पास ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, और उसमें आपको हेलोजनेशन करवाया हो किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। और फिर उसके बाद आप उसमें सेकंड स्टेप में क्या कर देते हो? उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो हमेशा आपको क्या मिलता है? हमेशा आपको अल्फा हेलो एसिड मिलेगा। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? अल्फा हेलो एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा साथियों। और ये रिएक्शन कहाँ, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इस रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन। क्या होता है? HVZ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो इसके पास ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन हेलोजनेशन करवा रहे हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, बाद में H2 डाल रहे हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह हेलोजन लग जाएगा यानी क्लोरीन लग जाएगा, यानी आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CH COOH, और इधर लग जाएगा आपका क्लोरीन। इसका नाम आप देख सकते हो, क्या नाम होगा भाई? 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो यही आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है जिसमें दे रखा है 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, यही आपका क्या है? राइट आंसर है। ये HVZ रिएक्शन थी साथियों। क्या थी? HVZ रिएक्शन थी, जिसको आपने भी देखा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्योबियम इज,
न्यूबियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली बात तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, यानी NBN न्यूबियम का एटॉमिक नंबर 41 होता है। अगर आप इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो क्रिप्टॉन 4d3 और 5s2 होती है। क्या होती है? क्रिप्टॉन 4d3 5s2 इसकी होती है। 4d3 5s2 का लिखा है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हो, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या पूछा है? सब्सटेंस दैट इज ट्रांसलूसेंट। देखो कई बार पूछते हैं इसको, बदल बदल के लैंग्वेज में पूछता है। वैक्सी सॉलिड, ट्रांसल्यूसेंट होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, और केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है। तो याद रखना हमेशा व्हाइट फॉस्फोरस ही केल्विनेसेंस शो करता है, बाकी नहीं करता है कोई भी। और ये पॉइजनस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस भी होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट सोल्यूबल इन CH2। मैंने बताया हुआ है, ये 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था आपके, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2021 में भी आया था। ठीक है, रिपीट हुआ है। और आपको पता है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है भाई। ठीक है, ये व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड एंगल होता है ये 60 डिग्री का होता है। P4 पॉलीमरिक फॉर्म में रहते हैं, P4 पॉलीमरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर इसकी एग्जिस्ट करती है, पॉइजनस होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन। देखो 298 केल्विन पर स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है साथियों, कहाँ पर? 298 केल्विन पे। ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। जीरो नहीं है, किसकी जीरो नहीं है? देखो स्टैंडर्ड जो भी एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन के अंदर अगर वो पाया जाएगा, एग्रीगेशन के अंदर पाया जाएगा, तो उसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो जीरो रहेगी। जैसे ब्रोमीन लिक्विड पाया जाता है तो इसके लिए डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ब्रोमीन लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। सॉलिड ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो जीरो होगी। क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होते हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये भी जीरो होगी। सिर्फ ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड पाया जाता है, तो अगर ये गैसियस स्टेट में लिखा है तो इसके लिए जीरो नहीं होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 में हमसे क्या पूछा हुआ है साथियों? क्वेश्चन नंबर 124 में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट पे ध्यान देना, नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखो डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ओके जी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? इंटेंसिव नहीं है आपके पास इंटरनल एनर्जी। कौन सी नहीं है? इंटरनल। एक ही अलग है, बाकी तीनों तो सेम ही है। ये तीनों की तीनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर है। इंटरनल एनर्जी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है साथियों। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन, विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ मैटर प्रेजेंट। यानी जो मैटर प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी क्या है और उसका नेचर क्या है, इस पे जो डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर डिपेंड ही नहीं करता, प्रेशर डिपेंड ही नहीं करता, डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती। और जो इन पे नहीं डिपेंड करती उसको हम कहते हैं जो डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? which depends upon the quantity and nature ऑफ मैटर प्रेजेंट। जो मैटर प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी और मैटर पे जो डिपेंड करे उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसने पूछा था इंटेंसिव कौन सी नहीं है, अब जो इंटेंसिव नहीं है वो एक्सटेंसिव ही होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपके पास है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा साथियों? क्वेश्चन में हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट जो होती है म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज है इनटू में मल्टीप्लाइड बाय चार्ज से इसको निकालते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन यानी बीएम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का सीधा सा फंडा है। जैसे मैं मान लो NH3 मॉलिक्यूल बनाता हूँ, NH3 में मेरे को पता है कि यहाँ एक लोन पेयर होता है,
ये पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, इसका भी मुझे पता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डाइपोल की डायरेक्शन इसी साइड बनेगी, नाइट्रोजन की तरफ ही बनेगी, ठीक है। और क्योंकि लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम, लोन पेयर की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम दी सेंट्रल एटम होती है, इसलिए जो नेट डाइपोल आएगा, न्यू नेट जो आएगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी अराउंड 4.80 इंटू 10⁻³ कोलोमीटर, इसकी वैल्यू अराउंड होती है अमोनिया के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं CCl4 की साथियों, तो CCl4 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसी की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। जिस तरफ मैं एरो हेड बना रहा हूँ वो डाइपोल की डायरेक्शन उसी साइड होती है, तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगी वो एक्चुअल में कैंसल आउट हो जाएगी, नियरली इक्वल टू जीरो आएगी, क्योंकि इधर एक डाइपोल इधर जा रहा है, बाकी 3 इधर जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट करते हैं, नियरली जीरो। NF3 जो है ना, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही केस होता है, NF3 में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही केस होता है साथियों, कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल की डायरेक्शन उसी की तरफ जाएगी, ठीक है। और यहाँ लोन पेयर की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसकी वैल्यू होती है अराउंड 0.80 इंटू 10⁻³ कोलोमीटर, इसके आसपास होती है, ठीक है। फिर आता है BF3, तो BF3 के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है, BF3 में भी ये ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में, ठीक है। और फ्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट, BF बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड होती है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये एक इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहे हैं, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो आएगी नियरली इक्वल टू जीरो। सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हमारे पास किसकी आई, अमोनिया मॉलिक्यूल की आई, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसकी आई साथियों, अमोनिया मॉलिक्यूल की आई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज। देखो फंडा यही है कि आपको लेज क्लियर्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। लेज क्लियर्स प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम के अंदर कोई चेंज करेंगे, तो सिस्टम जो है ना उस चेंज को काउंटर करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको काउंटर करता है। तो अब यहाँ पर देखो, पहला एग्जांपल जो मैं दिया है साथियों, उस पहले एग्जांपल में हमसे क्या पूछा हुआ है, पहले एग्जांपल में हमारे पास है कि हाइड्रोजन गैस 1 मोल आयोडीन गैस का 2 मोल बना रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई। यहाँ देखो, इधर क्या है, 4 नंबर ऑफ मोल्स है, इधर 2 ही नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑफ रिएक्टेंट के जो है वो ग्रेटर देन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। क्लियर। तीसरी रिएक्शन में क्या है हमारे पास, कि कार्बन सॉलिड है, इधर एक ही नंबर ऑफ मोल्स है, इधर 2 नंबर ऑफ मोल्स है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। क्लियर। और इधर क्या है, इधर भी देखो, इधर रिएक्टेंट के 4 मोल है, इधर प्रोडक्ट के 2 ही मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लार्जर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो ग्रेटर है। अब ठंडा क्या होता है कि जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम प्रेशर को डबल करेंगे, वॉल्यूम जो होती है वो हाफ हो जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाती है, अगर प्रेशर डबल है तो वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी साथियों, हाफ हो जाएगी। तो ऐसे केस में रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में तभी जाती है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। यानी ऐसी कोई भी रिएक्शन अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन if number of moles of product are greater than number of moles of reactant, ठीक है। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा होंगे ना, तभी रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। तो जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट के कम होंगे ना, तभी वो रिवर्स रिएक्शन में जाएगी प्रेशर इंक्रीज करने पर। तो यहाँ हमारे पास ऐसा केस कौन सा बन रहा है, सिर्फ थर्ड वन ऐसा ही केस बन रहा है साथियों, क्योंकि 2 मोल है प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट का सिर्फ 1 ही मोल है। मैंने इसको क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि कार्बन सॉलिड स्टेट में है, हमें सिर्फ गैसियस नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी है, क्योंकि सॉलिड का तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कंप्रेस होता ही नहीं है, वॉल्यूम तो किसकी चेंज होती है, गैस की चेंज होती है ना। इसीलिए तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्रेशर घटाओ, प्रेशर बढ़ाओगे
तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्लियर, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127 में आपसे क्या पूछता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 127 में आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टुच्चा सा क्वेश्चन है, टुच्चा सा ही आंसर है बेटा। क्लोरीन जो होता है ना वो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होल्ड करता है, ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या पूछता है, द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, फिर से बता रहा हूं आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपसे पूछा है वेवलेंथ पूछिए, वेवलेंथ का मतलब लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होता है, एच अपॉन में एम वी। एच कितना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपके लिए एच है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास, चलो ये आप इसकी यूनिट ना ही लिखो, एक बार सीधा ही सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, हमें मीटर में ही तो चाहिए, आंसर आ ही जाएगा। तो ये एच की वैल्यू यानी ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। एच क्या है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। मल्टीप्लाइड डिवाइड में क्या करेंगे, मास इंटू में वॉल्यूम। मास कितना दिया है, 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम हो गया। मल्टीप्लाइड बाय में कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड में चला गया, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। क्लियर, कितना आएगा, इतना आंसर आएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि 1/10 आ जाएगा 10⁻⁻1, इधर ये 10⁻+1 कैंसल आउट ही हो गया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ यही बचा। मीटर ऊपर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जूल केल्विन वाली जो यूनिट है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, किलोग्राम से किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में से जाएगा मीटर, सेकंड इनवर्स से सेकंड जाएगा, इतना मीटर बच जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, 1 आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन से क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन नंबर 129 आपसे क्या पूछता है साथियों, डेल्टा जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी। तो डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अगर कोई प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस अगर होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है साथियों, क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस है तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। और अगर कोई प्रोसेस आपकी एट इक्विलिब्रियम है तब आपकी वैल्यू जो डेल्टा जी की होगी वो इक्वल टू 0 रहेगी। क्लियर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 हम देखते हैं साथियों। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। देखो जब भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिया हो और आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा हो तो आपको हमेशा एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद ए क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू में क्या होता है, n का स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको 3 गिवन है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, कैसे प्रूव कर सकता हूँ, जैसे हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो इस n की वैल्यू 3 के लिए l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है साथी, कितनी वैल्यू पॉसिबल है, n-1 टू 0 टू n-1 वैल्यू पॉसिबल होगी। 0 से लेके n-1 तक की वैल्यूज हमारी पॉसिबल रहेंगी। मैं इसको फिर से सही से लिख देता हूँ, l की कितनी वैल्यू, 0 से लेके n-1 तक, यानी कि 0 फिर 1 और 2, ये 3 वैल्यू l की पॉसिबल है, क्योंकि n-1 यानी 3-1 कितना हुआ 2, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। चलो मान लेते हैं अगर मेरे पास l की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो ml की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2l प्लस 1 होती है भाई। ml की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 2l प्लस 1। L की वैल्यू 0 तो ml की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ml आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और
इसके लिए जो वैल्यू की रेंज होती है वो -L2 + L होती है, -L2 + L होती है। अब L की वैल्यू 0 है तो 0 वाले के लिए तो एक ही वैल्यू आएगी। इसके लिए जो ऑर्बिटल आएगा वो आएगा आपके पास 3s, क्योंकि अगर L की वैल्यू 0 है तो उसके लिए सबसेल कौन सी होती है s, अगर L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए सबसेल कौन सी होती है p, अगर L की वैल्यू 2 है तो उसके लिए सबसेल कौन सी होती है d। ठीक है, ऑब्वियस है। अब आगे चलते हैं साथियों कि अगर मान लो मेरे पास L की वैल्यू कितनी हो 1 हो, के लिए ml की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, 12 + 1 फॉर्मूला होता है। एल की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो कितनी आएगी, 3 आएगी। और कहां से कहां तक आएगी, -L2 + L। अब -L का मतलब L की वैल्यू कितनी है, 1 है, -1 0 एंड +1। अब जब भी L की वैल्यू 1 होती है तो सबसे कौन सी होती है, P। तो यानी मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 3px 3py और 3pz ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे। x y z ये ओरिएंटेशन बताएगा कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं। अगर L की वैल्यू 2 आती है तो ml की टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 2l + में 1, तो इसका फॉर्मूला लगाने पर वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, यानी -L2 + L ही आनी चाहिए ये तो इसका मतलब ये आ जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। टोटल वैल्यूज कितनी आएगी, ये 5। कौन कौन सी 5, 3 dxy 3dyz 3dzx 3d(x²-y² और 3dz²। ये 5 ऑर्बिटल इस वैल्यू से एसोसिएटेड होंगे। टोटल कितने हो गए देखो, 5 और 3 8 और 1 9, और हमने फॉर्मूले से शॉर्टकट से कितने निकाले हैं, 9। तो आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद n की वैल्यू 3 = कितने आएंगे, हमेशा 9 आएंगे साथियों। क्लियर। ये थी साथियों आज की लेक्चर सीरीज। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी आपके साथी हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। और आपको जो क्वेश्चन पेपर आप लगाए रहे हैं, पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनके आपको ऑथेंटिक प्रूफ सॉल्यूशन के साथ मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए।